थी नहीं, अभी विलय होना था। तो जब ये विलय हुआ, आर्मी आई, तब ये हुआ। लेकिन उससे पहले इतनी कत्लो गारत हो गई थी कि रजौरी का दरिया जो है, रजौरी का दरिया जहाँ पुराना पुल है, वो कहते हैं लाशों से भर गया था और पूरा लाल जो है वो पानी था, दरिया में पानी लाल की तरह बह रहा। आज भी इसको हम कहते हैं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्यों कहते हैं हम? ये इसलिए कि उस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी, प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब थे, उन्होंने अप्रोच किया था उस वक्त यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने कहा था कि ये कत्लो गारत बंद कर दीजिए, बैठ के बात करते हैं, कौन सा एरिया उनको जाना है, कौन सा हमारे पास रहना है। उस वक्त ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात चली। 8 मई को श्रद्धांजलि और पुण्य भूमि स्मरण सभा जो हो रही है वो नया इतिहास रचने जा रही है। इसमें ऐसी ऐसी शख्सियत हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनमें AK साहनी साहब जाने माने सीनियर एडवोकेट, बहुत से और पद हैं उनके पास। इनके परिजनों ने भी वो संताप झेला है, गुलाम कश्मीर में, पुंछ में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और अब जो एक नया आयाम यहाँ बनाया जा रहा है, ये श्रद्धांजलि पुण्य भूमि स्मरण जो दी जा रही है, क्या इससे आम देश को पता लगेगा कि क्या क्या संताप जम्मू वालों ने झेला है? और इसमें बहुत सी ऐसी शख्सियत हैं, दर्शकों मुझे पूरी विश्वास है AK साहनी साहब जो बताएंगे आपको भी नया बहुत कुछ मिलेगा। सर, आपका स्वागत है और धन्यवाद। आप बहुत बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए समय दिया। शुक्रिया आपका। AK साहनी साहब, रजौरी मूलतः जो आपका पीछे बुजुर्गों का जो मेरे पास जानकारी सेडा पुंछ में था, बहुत संताप बुजुर्गों ने झेला। मैं चाहता हूं कि जो ये बनाया जा रहा श्रद्धांजलि पुण्य भूमि स्मरण है, हम पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर अगर AK साहनी साहब देखें, एक नया आयाम आ रहा है। ये जो नया आयाम किया जा रहा है AK साहनी साहब, इसके बारे में, और आप जो पूर्वजों से आपने बहुत कुछ सुना, एक ऐसे शरणार्थी, उनकी क्या हालत थी और उसमें कौन कौन से ऐसे लोग? देखिए, जो ये ओकेजन जो भी लोग मना रहे हैं, किसी का भी सिस्टम कंसर्न हो सकता है। ये एक अच्छी बात है कि किसी को भी अगर पुरखों को आप याद करते हैं या कोई ऐसे ओकेजन को याद करते हैं जो मतलब है पुराना ऐसा दर्द जिसमें शायद देखने, सुनने और बताने में बड़ा फ़र्क है। मैं जब अपने वालिद साहब छोटे ही थे, क्योंकि उनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी, तो उनको जब आना पड़ा सेड़े से, सेड़े में बहुत मकान थे, कोठियाँ थी, बहुत ऐसे। पुंछ में था सर? ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मेंढर एरिया था। मेंढर का जो 20% हिस्सा है, ये हमारा आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। वहाँ पे जो वैक्यू डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पर है, वो हैंडल करता है हमारी प्रॉपर्टीज़ को। वहाँ पे भी वो जो है सारा वो मैनेज करती हैं। हमने भी यहाँ पे जैसे रेसिप्रोकल बनाया था कि जम्मू कश्मीर में कि वैक्यू डिपार्टमेंट है एक, जिसको कस्टोडियन डिपार्टमेंट कहते हैं। तो वह काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उनकी हमारे लोगों को दी गई हैं रेंट्स पर, बाकी चीज़ों के लिए, अकाफ के अलावा। अकाफ एक अलग चीज़ है। तो ये उन्होंने दी थी, यहाँ पे अलॉटमेंट की थी, और ये परमानेंट अलॉटमेंट किसी को नहीं हुई। उस वक़्त, जिस वक़्त ये इसको बोलते हैं सोरिश, जब काबली जब आ गए थे 47 में, तो ये हुआ क्या था, मतलब ये हमको ये दर्द क्यों झेलना पड़ा? हमको अपने, हमारे जो बाप दादा थे, उनको ये घर बार छोड़ने की क्या नौबत आनी पड़ी? क्या हुआ था कि भाई जिनको रातों रात इनको छोड़ना पड़ गया? क्योंकि रातों रात कत्लो गारत हो गई, रातों रात गर्दनें काट दी गई, रातों रात 2-2 फाड़ कर दिए गए लोगों के, चीर कर। तो उसमें से जो अफरा तफरी थी रातों रात मच गई। ये 47 के कुछ दिन पहले की बात है, जब ये पार्टीशन होनी थी। जब ये एग्री हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया कि 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, जो मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान को दे दी जाए, और जो ये है, उस वक्त जो सीज़ फायर लाइन थी, क्योंकि यहाँ तो महाराजा थे, महाराजा ने तो अभी विलय किया नहीं था, तो जब तक विलय ना होता तो तब तक हिंदुस्तान या पाकिस्तान का ये तो कोई, हमारे पास आर्मी नहीं थी। राजे के पास तो बड़ी, उस वक्त तो बड़ी थोड़ी सी आर्मी थी, जो जब आपने ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जी की फोटो लगाई है, जिन्होंने बचाया कश्मीर उस वक्त। तो उन्होंने कहा महाराजा जी को, बस साहब हमारे पास आर्मी थोड़ी है, तो ये करिए। तो जब कत्लो गारत यहाँ सेड़े से लेके बाकी जगह तक शुरू हो गई, तो कोठियाँ वहीं रह गई, मकान वहीं रह गए, पैसे वहीं रह गए, जेवरात वहीं रह गए, जानवर वहीं रह गए, माल मवेशी जो होता है गाँव में, तो सब कुछ वहाँ रह गया। तो एक डकोटा जहाज़ पुंछ जो आज एयरपोर्ट है वहाँ से चलता था, 35 सीटों को लेकर सिर्फ 35 डकोटा वो चलता था, और कितनी दुनिया थी वहाँ पर, रश था, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पैदल दुनिया चल रही है, भाग रही है, कोई रोटी का इंतज़ाम नहीं है, कोई रास्ते में कुछ नहीं है, कत्लो गारत है, जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार से मार रहा है। उस वक़्त कोई वहाँ पे हिंदू की कोई हिफाजत करने वाला नहीं था। आप वहाँ से आप जब चले, 35 सीटों में से अगर लाख बंदा उधर खड़ा है, तो कहाँ से ये बंदे जहाज़ एक पूरी क्या पाएगा? तो जम्मू में उतारता था। जम्मू में 2 कैंप लगाए गए थे उस वक्त,
एक स्टेडियम जहाँ बना है इसको कंपनी बाग कहते थे, MMA स्टेडियम जहाँ MMA स्टेडियम जहाँ पे जीवल चौक के पास है। तो इस स्टेडियम में सारे कैंप्स लगाए गए थे, छोटे छोटे टेंट्स लगा के, जहाँ पे हमारे वालिद साहब को सबसे पहले वहाँ ला के रखा गया। माँ बिछड़ गई, बाप बिछड़ गए, बाकी सारे जितने लोग थे वो बिछड़ गए। कोई पता नहीं कौन किसके कैंप में चला गया, कौन किसके। बहुत देर के बाद ये मिलना मिलाना बड़ी मुश्किल के साथ, कुछ सरकार की मदद से, कुछ लोगों की मदद से, कुछ मिलना मिलाना, तब जाके ये रोटी का इंतज़ाम वहाँ पे कुछ वहाँ पे हुआ। कुछ एक कैंप लगाए गए यहाँ पे नगरोटा पे। तो जो नगरोटा कैंप में थे, जो आपके बड़े मशहूर हस्तियाँ यहाँ पे रही हैं, बड़ी मेहनत करके, जैसे राम प्रकाश सेठी जी जो सुप्रीम कोर्ट भी जज भी बने बाद में, वो नगरोटा कैंप में थे। अच्छा। तो हम लोग जो थे, हम लोग यहाँ पे हमें सेठी और अनिल सेठी ये उनके, हाँ, जो उनके वालिद साहब, तो उन्होंने बड़ी मुशक्क़त की है, बड़ी मेहनत की है। वो कैंपों से निकले हैं वो लोग भी। मेरे जो मामा जी थे सके, जो दूसरी ये भी रिश्तेदारी में थे, लेकिन वो भी नगरोटा कैंप में थे। रमेश चंद्र सब्रवाल, सतीश चंद्र सब्रवाल, तो ये जितने चमन लाल सब्रवाल, ये सारे लोग जो थे ये नगरोटा कैंप में थे। हम लोग सारे ये जम्मू कैंप में थे। तो खाने पीने का, बिजनेस का कोई स्कोप ही नहीं था, दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं था। सरकार कहाँ, महाराजा जी पैसे कहाँ लाते? कोई सरकार दिल्ली की अभी थी नहीं, अभी विलय होना था। तो जब ये विलय हुआ, आर्मी आई, तब ये हुआ। लेकिन उससे पहले इतनी कत्लो गारत हो गई थी कि रजौरी का दरिया जो है, रजौरी का दरिया जहाँ पुराना पुल है, वो कहते हैं लाशों से भर गया था। और पूरा लाल जो है वो पानी था, दरिया में पानी लाल की तरह बह रहा था। इसी तरह से बैरी पत्तन वो इलाका है जहाँ सुंदरबनी से लेके आप नौशहरा के इलाके में जाते हैं, तो बैरी पत्तन का पुल आता है। तो वहाँ पे क्योंकि उधर से जितनी भी लोग आए थे कबीले, तो वो रास्ते में ही इनको मार देते थे। और लाशें उठा के तो वो सारी जलाई नहीं जाती थी, कुछ नहीं था, ना लकड़ थी ना कुछ था, मारना और कत्ल करना और भाग जाना। तो वो सब लाशें जो थे वो दरिया में फेंक देते थे। तो ढेर लाशों का जो है वो जिन्होंने मंजर देखा है, शायद वो बता नहीं सकते आज भी, क्योंकि हमें तो हमारे वालिद साहब बताते थे कि साहब ये ऐसा हमने देखा, ऐसा हम भाग के गए, आज तक दहशत जो है वो ख़त्म नहीं हुई। तो उसके बाद जो वहाँ पे वो दरिया बैरी पत्तन का, तो ये लाशें जिन लोगों ने रजौरी और पूंछ और ये सारे इलाके में देखी, वो आज भी मज़र लोग भूल नहीं सकते हैं। तो आज ये वक्त आ गया है कि बड़ी लोगों ने मेहनत मशक्क़त जिस तरह से भी की, वक्तन ब वक्तन विलय होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता अपना बना, इसके बाद हुकूमत बनी, सारे आहिस्ता आहिस्ता ये जो डेवलपमेंट एवोल्यूशन कह लीजिए रियासत का एक नया हुआ उस वक्त। तो उस वक्त जाके जो ये बाउंड्रीज थी, जिसको हम ये कहते हैं कि ये बाउंड्रीज आज तक ना इंटरनेशनल बाउंड्री बनी है, ना ये इसको बॉर्डर बनाया गया सही। ये क्या हुआ था? सीज फायर। आज भी इसको हम कहते हैं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्यों कहते हैं हम? ये इसलिए कि उस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी, प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब थे, उन्होंने अप्रोच किया था उस वक्त यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने कहा था कि ये कत्लो गारत बंद कर दीजिए, बैठ के बात करते हैं, कौन सा एरिया उनको जाना है, कौन सा हमारे पास रहना है। उस वक्त ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात चली। तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन ने अपील की कि बात बैठ के करेंगे, रेजोल्यूशन नंबर 9 उसका रखा गया नाम। वो पास हुआ कि बैठ के बातचीत करेंगे। बातचीत हुई कि नहीं हुई, बॉर्डर बने कि नहीं बने, ये एक पॉलिटिकल हिस्सा बन गया इस बात का, और लड़ाई का बैकबोन रहा हमेशा ये। आज भी आपको पता है कि जिस वक्त पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, पहला ही, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया और उस हिस्से को हमने अपना हिस्सा माना, जम्मू कश्मीर ने अपना हिस्सा माना। जब जम्मू कश्मीर का विलय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो गया, सेंटर के साथ हो गया, तो उन्होंने अपना हिस्सा माना। तो ये फिर इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का एक अटूट अंग बन गया। अब अटूट अंग के साथ मैं बताऊं कि हमने अपनी सीटें आज भी रिजर्व रखी हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ। इसी तरह से उस विधान में भी जो पहले भी थी तब भी रिजर्व थी, आज भी 26 सीटें आप मानते हैं कि वहाँ हमने जो भी रिजर्वेशन डिलिमिटेशन आ रही है तो वो भी रिजर्वेशन के साथ आ रही है। तो ये जो सारा उस वक्त ये बना, तो वो मज़हर जो है वो आज जो अगर कोई उसको याद करना चाहता है, श्रद्धांजलि देना चाहता है उन लोगों को, तो मैं कहता हूँ वो भी मार्टीर्स हैं, शहीद हैं। छड़ा इतने ही नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर हम सिंसियर हैं, अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, अगर हम इनको पॉलिटिकली यूज़ नहीं करना चाहते हैं लोगों को, तो अगर हम इनके लिए सिर्फ कोई मदद करना चाहते हैं, मदद तो कभी भी आप किसी भी शक्ल में कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। इनको एजुकेशन फ्री दे सकते हैं, इनकी रिजर्वेशंस कर सकते हैं, उठाना ही है ना, अपलिफ्टमेंट करनी है। इकोनॉमिकली तो आज भी ये लोग बैकवर्ड ही हैं। तो इनको सिर्फ उस वक्त 7-7 मरले प्लाट 3500 रुपया मिला था उस वक्त उस ज़माने में। लेकिन जंगें कितनी लड़ी इन लोगों ने उसके बाद भी,
आप 1962 हम जम्मू कश्मीर में फेस हुआ, बॉम्बे में तो नहीं हुआ, महाराष्ट्र में तो नहीं कुछ हुआ। इसी तरह से 65 का भी हमने फेस किया। इसी तरह से 1971 में आपने देखा चंब का एरिया सारा डिस्प्लेस हो गया उस वक्त भी। फिर आपने देखा कि 75 में भी हमने फेस किया। उसके बाद आपने करगिल भी फेस किया। 3 तो इतनी जंगें आपने फेस की जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट के लिए, जो कि बायमी समझौता होना चाहिए था, बायमी ख़त्म होना चाहिए था। बायमी होने गया था ताशकंद में, तो आपने देखा कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर की लाश लानी पड़ी। आज तक ये नहीं पता लगा कि उनको हार्ट अटैक हुआ, कि उनको कैसे किया गया, आज तक नहीं हमें पता, मालूम नहीं। किशन साहब सारा रहस्य में पड़ा हुआ है, मगर अब ये जो नया एक आयाम दे रहे हैं, कम से कम लोगों को एक जागरूकता आएगी। क्या आपको लगता है कि ये नया जो आयाम पहली बार हो रहा है, क्योंकि हम अलग अलग दिवस मनाते हैं, मीरपुर वाले अलग मनाते हैं, दूसरे अलग मनाते हैं, क्या AK साहनी साहब इसके बाद हमारा जो दर्द निकला है, क्या वो दर्द एक बार आंखों में समा कर आंसू की धारा में बह के बंद हो जाएगा, या ये सरकार जागेगी और जो लगातार संताप झेल रहे हैं उसका कुछ? देखिए, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो चढ़ते ही नहीं हैं। आप बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, किसके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो मैंने अपने वालिद साहब को देखा है, एक पजामा फटा हुआ होता था, पटे का पजामा उन दिनों होता था, एक पजामे में मेरे ख्याल आधी ज़िंदगी निकाल दी उन्होंने, क्योंकि दूसरा बनाने के लिए पैसे ही नहीं थे। सब्ज़ी बेचने यहाँ पे कहाँ जाते, इतने बाज़ार नहीं थे, इतना सब कुछ थोड़ी था उस वक्त क्या करते। फिर उसके बाद कंडक्टरी की, फिर उसके बाद स्कूलिंग करवानी थी हम बच्चों की, तो कैसे करते। आज तो चलिए फिर भी शुक्र है कि उन दिनों कोई फ्री स्कूल भी थे। तो अब मैं तो समझता हूँ कि ये जो मज़र है, अब उसको 75 साल हो गए, 2 जनरेशन्स तो आ गई हैं, आपके सामने बैठे हैं हम 2 जनरेशन्स। तो जो जनरेशन्स इसके बाद आई हैं, तो बार बार इनको इतिहास तो मालूम होना चाहिए, सब कुछ मालूम होना चाहिए, लेकिन वो किसी के लिए पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए नहीं होना चाहिए कि भाई साहब दुख दर्द, कोई भी सरकार आए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बने, कोई भी संस्था बने, वो अगर रियली कुछ करना चाहती है, रियली कुछ ट्रिब्यूट तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसके साथ कुछ कर गुजरेंगे किसी सोसाइटी समाज अपलिफ्टमेंट के लिए, या कुछ आप प्रपोजल देते हैं, या हमसे आप प्रपोजल मांगते हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं उन लोगों की जो 75 साल, जिनके हम तो चलो सेटल हो गए, लेकिन जो जनरेशन ऐसी भी हैं जिनको आज भी रोटी नहीं मिल रही है, उनको रोटी आज भी नसीब नहीं है। क्योंकि एक बार अपना घर से दरबदर हो जाए बंदा, जानता वही है जो उसकी, हर बंदा पढ़ नहीं सकता, हर बंदा आगे नहीं चल सकता है, हर बंदे की मुकद्दर साथ नहीं दे सकता है, लेकिन जो पिछले बाप दादा की एक ज़िंदगी बीत जाती है, खप जाती है, उसको कहीं खड़ा करते करते। तो हमारी जो वालिद साहब थे या उससे उनके दादाजी थे, तो वो सारे तो खप गए, मेरे नहीं, बाकी भी जितने ये लोग हैं, मीरपुर कोटली, आप देखिए बख्शीनगर, रोलकी, ये सारा इतना सारे वही लोग हैं। अगर आप इनके साथ बैठ के दर्द शेयर करेंगे तो आपको ये बताएंगे जितने भी ये बुजुर्ग हैं कि कितना दर्द छलकता है, कितनी दुख दर्द की ये ज़िंदगी इन्होंने जी है। AK साहनी साहब, हाल ही में कुछ नए राजनीतिक समीकरण और कुछ समाज में नया चीज़ आया, पॉजिटिव नेगेटिव। हाल ही में एक फिल्म जब रिलीज हुई, कश्मीर फाइल, बड़ी तारीफ उसकी हुई, और सचमुच कश्मीरी जो हिंदू हैं, पंडित हैं, उनके साथ जो उन्होंने दर्द दिखाया, मगर साथ साथ विरोध बहुत हुआ। अभी बहुत जगह दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दूसरे में उनको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी गई अभिनेता को, जो डायरेक्टर थे। आम लोगों का ये कहना है कि दर्द दिखाया गया, मगर दर्द वहाँ पर सिखों का भी लगा, मुस्लिमों को भी लगा, वो दिखाया नहीं कि वन साइडेड हुआ और एक घृणा की राजनीति सामने नजर आ रही है। क्या AK साहनी साहब, अगर इसमें अब कोई और ऐसे में जब दर्द निकलेगा, मैं अभी एक जगह बात कर रहा था, वो बताते बताते जेल के मीडिया को रोने लगे और उनके आंसू नहीं रुक रहे, अगर AK साहनी साहब इसमें ही कोई फिल्म बनाता है, तो क्या उसका समाज में हमारी युवा पीढ़ी को पॉजिटिव होगा? एक जब ये कोई स्टोरी बनाता है ना, पिक्चर बनाने घर से निकलता है, घाटे के लिए नहीं बनाता। उसने बिजनेस किया है, पिक्चर बनाने वाले ने तो बिजनेस किया ना। मेरा दर्द बताया, या कश्मीरी पंडित का दर्द बताया, या किसी का दर्द बताया, उसने वो रोज़ उसकी TRP आती है, कितना बढ़ गया, कितने करोड़ का बिजनेस कर दिया, तो उसका आपको क्या फ़ायदा। कश्मीर चाहिए तो ये था कि वो सारा डोनेट कर देता। हम ये समझते कि साहब उसको जितना 100-200 करोड़ का प्रॉफिट आया है उनको गया है, तो वो आप सारे ही उसमें लग गए कि साहब इसको पिक्चराइजेशन को, इसको आप प्रमोट करिए। सवाल है जिसने भी बनाई पिक्चर, ये A है या B है या C है, उसने एक सब्जेक्ट चुना, चुनने के लिए उसने घाटा खाने के लिए नहीं चुना है, ये बिजनेस है। उसने बिजनेस किया और अच्छा बिजनेस किया। किसी का दर्द बेचना ये बिजनेस है, किसी का दुख दर्द दिखाना वो भी बिजनेस है। ये एक कला है ना, कला है, उसने अपनी कला इस्तेमाल की। इसमें कला आएगी, किसी को उठेगा, कोई दिखाएगा। ये भी देखिए, पिक्चर बनती है, एक काफिर पिक्चर बनी,
जी। आपको मालूम है काफिर पिक्चर जी टीवी वालों ने बनाई, मेरे से राइट्स लिए थे उन्होंने। कौन से, आपको याद है कि आप लोग बड़ी कवरेज देते रहे उस केस को, शहनाज के केस में, जो पाकिस्तान से, हाँ वो पुंछ की, वो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की लेडी थी, हम कहते थे वो हमारी है, हाँ, तो वो उसमें बाद में हमने उसको पाकिस्तान भेजा बड़ी मुश्किल से, तो डिवीजन बेंच जे के हाई कोर्ट ने किया था उसको कंपनसेट, 3 लाख रुपया भी दिया था, उसको क्वार्टर भी यहाँ मिला था, लेकिन सब मीडिया ने मिलकर, तो हम यही चाहते थे कि ये अपने घर पहुँच जाए, तो वो घर पहुँची। तो उसके बाद लोगों को लगा कि इस पे पिक्चर बनानी चाहिए, काफ़ी लोग बॉम्बे से भागे, तो उन्होंने जी वालों ने एक पहल की, तो उन्होंने एक कमर्शियल पिक्चर बना दी काफिर, तो उसमें मेरा जिक्र भी आता है। अच्छा, तो ये काफिर पिक्चर, ये पिक्चरें जो बनती हैं ये स्टोरी से उभरती हैं। अब किसी को ये लगी अच्छी, किसी को ये लगेगी, किसी को और लगेगी। सवाल है कि अब सोशल काम कौन करना चाहता है। सवाल तो सोशल वर्क कोई भी करे, कमर्शियल तो करनी, ये दो एंगल्स है ना, या तो मैं कमर्शियल काम करना चाहता हूँ या मैं इसको सोशल काम। ये किसान सब्जी सरकार करे जो दर्द बाहर निकलेगा, लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सरकार बड़ा कुछ कर सकती है, करने पे आए तो वन टाइम इनको सेटलमेंट कर सकती है, वन टाइम इनको प्रमोशन दे सकती है, वन टाइम इनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए इनको इनकरेज कर सकती है। बहुत से सोर्सेज होते हैं, कहीं चेयरमैन बना सकते हो एक कम्युनिटी से, कहीं आप कुछ कर सकते हो जब आपको बनाना है। तो जब आपको बनाना कहीं और से है, जब बनाना ये है कि साहब पर्टिकुलर जगह से या फलां जगह से हमने चुनना है, तो फिर वो दर्द शर्द ये सारा दिखाने की क्या जाता है, वो फिर उसमें आ जाता है पॉलिटिक्स। वो आप सिर्फ ये पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये बात आ जाती है। अगर आप इसको छोड़ दें तो आप ये कहें कि हम बात बन सकती है कि हमने अपलिफ्टमेंट करनी है, इन लोगों की अपलिफ्टमेंट करनी है जो बैकवर्ड रह गए हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें है ना काम। चलिए AK सानी साहब, एक तो चीज़ मुझे लगता है आप भी स्वीकारेंगे दर्शकों के सामने कि कम से कम गुलाम कश्मीर में रहने वाले, छह में जीने वाले सबका दर्द बाहर ये निकलेगा, श्रद्धांजलि देंगे। बट ये हम सब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के तब नरसिम्हा राव थे, सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ था कि कश्मीर समस्या का मात्र एक समाधान है, पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाना। ना तो कांग्रेस सरकार छुड़ा पाई सर, ना यूपीए सरकार, और अभी भी सरकार दूसरे उनका टर्म भी पूरा हो जाएगा, उसको छुड़ा नहीं सके। ये राजनीति है क्या? ये देखिए नौकर साहब, ये इतना बड़ा मसला है और इतना अहम क्वेश्चन है आपका, बहुत अहम क्वेश्चन है ये अगर कहना कि भाई साहब ये पॉलिटिकली ही हल होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको इसीलिए बार बार आपको ये कहा जाता है इधर से रास्ते खोलो। मुफ्ती साहब का क्या था, ये रास्ता खोलो, ये रास्ता खोलो। आज अगर आप हमारा भी मैंडर से खोलते हैं, चकंदी बाग आपने खोला कि बिजनेस हुआ, आपने कहा जी कुछ लोगों ने गलत भी किया होगा, मैं नहीं कहता, क्योंकि जब बिजनेस होता है तो क्या बिजनेस इंटरनल अंदर गलत नहीं हो रहा है? बंदूकें यहाँ सप्लाई नहीं हो रही हैं, AK-47 यहाँ इंटरनल नहीं आ रही हैं, कभी आसपास से गिरती हैं, कभी इधर से गिरती हैं। सुरंगें तो आपके घर में बनी, कश्मीर से तो नहीं सुरंगें, आप सुरंगें कहाँ मिल रही हैं? तो ये बात करके कि नहीं साहब दरकरार कर दो, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये आप लोग जो चाहते हो कि ये इसका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे हिस्से में वापस आ जाए, तो एक तरीका तो है जो रशिया कर रहा है कि साहब हमला करो और हासिल कर लो। दूसरा है बातचीत। तो मैंने मुफ्ती साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि साहब वो ये कहते थे कि साहब बात बनेगी बोली से, ना गोली से नहीं बनेगी। वो गोली के हमेशा खिलाफ थे। तो मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि साहब वाजपेयी साहब ने भी एक नारा दिया था जी कि रार पार करो, स्काई द लिमिट। फिर उसके बाद वो आ गए थे कि नहीं साहब पीस जो है वो बातचीत से ही होगा। तो आज भी आप जो अगर दो भाइयों के भाई थे ना, 47 के पहले क्या था, 47 के पहले एक ही देश था ना, एक ही मुल्क था। तो अगर ये मसला हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर या ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ये सेटल हो जाता है और भाईबंदी से हमको अपना इलाका मिल जाता है, या जो उनको पास है, ज़रूरी थोड़ी लड़ाई जंग करनी। तो वो भी तो इस बार जो आपने पिछले दिनों इमरान खान का स्टेटमेंट सुन रहे थे, प्रधानमंत्री जो चले गए, वो भी यही कह रहे थे बातचीत से हल करते हैं। आज अगर कोई और नहीं हल कर सका, कांग्रेस को आपने इतना वक्त दिया, आप कहते हैं नहीं हल हुआ। जंगें भी मैंने आपको गिनवा दी कितनी की, नहीं हल हुआ ना। इतनी जंगें भी लड़ दी आपने, करगिल भी लड़ी, बाकी भी लड़े, और हल हो जाता तो उस वक्त आर्मी के चीफ वहाँ जो थे, वो बातचीत चल रही थी आगरा में, उस वक्त हल हो जाता उस वक्त। लेकिन रात को पता नहीं 12 बजे क्या डेवलपमेंट हुई कि सारा ड्राफ्ट ही आगे पीछे हो गया, नहीं चला, नहीं तोड़ चढ़ा, वो भी डिसअपॉइंटेड गए यहाँ से। तो ये बड़ी ताकतें उस वक्त काम करती हैं। लेकिन आज अगर मोदी जी से ये बातचीत से मसला हल नहीं हो, देखिए आप गए डेनमार्क, आप गए फलां जगह, आप गए फ्रांस, आप जाइए पाकिस्तान से बातचीत करिए या उनको यहाँ बुलाइए। आपने अपनी ओस पर उनको बुलाया था, आज भी बुला सकते हैं। आप किसी को बुलाइए, वहाँ के जो भी लोग आज एहलकार हैं। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मतलब नहीं है कि कौन रूल कर रहा है वहाँ पे, बात करने से मसला हल हो सकता है। और अगर हमारी चीज़ हमको वापस मिल जाती है तो बातचीत से, तो मैं समझता इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती कोई।
कभी कभी होता है कि मैं कहूँ तो अच्छा, दूसरा कहे तो बुरा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार एक बात कहते हैं कि ऐसा करें, जो पूरा बॉर्डर है इसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें, तुम उधर खुश हम खुश। अगर वो करते हैं, कई लोगों को हजम नहीं होता, और लंबे समय से ये कर रहे हैं कि कश्मीर समस्या का एक समाधान है, पूरे बॉर्डर को इंटरनेशनल। फारूक इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, फारूक साहब, उनके वालिद साहब, उन्होंने भी एक इतिहास देखा है, जदोजहद की है। इनके वालिद साहब शेख साहब ने जेलों में भी रहे। अब आप ये बताइए कि ये भी एक प्रपोजल है, इसको आप फाइनलिटी नहीं गिन सकते। एक उनका एक प्रपोजल है कि भाई इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया जाए, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, मैं और आप, वो कर रहे हैं कि क्या कश्मीर पाक ऑक्युपाइड जो है वो हमें मिलेगा या मिल सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई दिलवा सकता है, आज का प्रधानमंत्री दिलवा सकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या वो क्लेम भी करते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, हम कहते हैं 56 का नहीं है, आपका 66 का है, आप इसको हल करा के दे दीजिए, आपके साथ दुनिया है, ये सब लोग आपको वाह वाह करेंगे, ये तो सीटें भी वापस आ जाएंगी। आपके और कईयों के जो पूर्वज स्वर्ग में बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर वो भी अगर सुकून मिलेगा, वो हिस्सा हमें वापस आ जाए, और 56 इंच का अगर सीना हो जाता है, सारे लिए गर्व की बात होगी। सर, आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। आपसे भी लेते हैं इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.